नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इस वक्त बवाल मचा हुआ है राहुल गांधी का ट्वीट, अखिलेश यादव की तरफ से बयान, उसके बाद कई बड़े नेताओं की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा है। मसला क्या है? मसला यह है कि यूपीएससी के जरिए बकायदा 45 पदों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बाहर से इन भर्तियों को कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट फील्ड हैं या फिर निजी क्षेत्र हैं, वहां से कोई भी हायर किया जा सकता है जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। और ये भर्तियां दरअसल उच्च पदों पर हैं, आप कह सकते हैं। उसी को लेकर हम चर्चा करने वाले, किन पदों को लेकर है, क्या कुछ इसमें विवाद पैदा हुआ है, सरकार की मंशा क्या है, और इसको लेकर आखिर ये जो कहा जा रहा है कि इस पर आरक्षण को खत्म करने की ये नीयत बनाई जा रही है, सोच बनाई जा रही है, या फिर योजना तैयार की जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है। मेरे साथ अंजीत हमारे सहयोगी और इसके अलावा रोहन भी हैं। अंजीत, मैं पहले आपसे पूरा मसला जानना चाहूंगा कि आखिर ये है क्या? कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, ये चीज है क्या जिसको लेकर बवाल हो रहा है? देखिए इसको एक तरीके से इस भाषा में कहें कि लिटरल एंट्री है। हाँ। और ये इसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, डीएस के लिए, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए और कुछ पद डायरेक्टर के हैं, जिसमें 10 जेएस के लिए है। बाकी जो 35 पद हैं वो डीएस और डायरेक्टर के लिए हैं। कल इसका नोटिफिकेशन आया था, आपने बताया। अब इसको लेकर के सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आप अगर कैसे चूंकि पद जो है वो आईएएस लेवल के हैं, तो अगर किसी भी विभाग में आप आईएएस को ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हैं बिना यूपीएससी के एग्जाम दिए, बिल्कुल, तो ये आप गलत कर रहे हैं और ये आरक्षण को लेकर के मुद्दा बनाया गया है। इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन रोहन, ये जो सियासत हो रही है ये तो पहले भी होता रहा है, और मैंने तो ये देखा कि 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से अब तक जितनी रिपोर्टें आई हैं, उन सब रिपोर्टों ने प्रशासनिक सुधार के लिए कहा था कि इसका, ये नहीं कहा था कि यूपीएससी में आप भर्ती कर लीजिए, लेकिन ये बाद में ये कहा भी गया कि इसका विस्तार होना जरूरी है। तो इस विस्तार पर विवाद क्यों? देखिए, जैसा अंजीत आपने बताया कि यूपीएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था 17 अगस्त को, और इसी से पूरे विवाद की शुरुआत हुई है। विपक्ष ने आरोप लगाया सरकार पर। दरअसल यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, 45 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 10 पद ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैं, उसके बाद बाकी 35 में डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरीज हैं। अब इसकी भर्ती लैटरल एंट्री के थ्रू होनी है। लैटरल एंट्री पर क्यों बवाल मचा है? जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उसके बाद तमाम विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर फूट पड़े। हाँ। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण विरोधी कदम है ये, इसके जरिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो रहा है, कब्जे की कोशिश है। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि एससी एसटी आरक्षण छीन लिया जाएगा भाई। तो आखिर मसला क्या है? क्या लैटरल एंट्री के जरिए सच में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? सवाल सबसे बड़ा यही उठता है। मैंने काफी कुछ स्टडी किया इस पे, है ना। आमतौर पर यूपीएससी में भर्तियां कैसे होती हैं, लैटरल एंट्री क्या है, सिस्टम, तमाम पदों पर मैंने पिछले 5 साल से आपको बता दूं कि लैटरल एंट्री स्कीम चलते आ रही है। 2017 में सबसे पहले नीति आयोग ने सुझाव दिया था और 18 में इसे लागू किया गया था। तब भी करीब आई थिंक 40 या 45 पदों पर, 35 पदों पर और रिक्रूटमेंट हुआ था। करीब 60 या 65 पदों पर अभी भी अफसर रिक्रूट किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात, क्या आरक्षण को चोट पहुंचेगी इससे? अब आप देख लें अंजीत और संजय जी कि एक ये है कि अफसर रिक्रूट करना, और इसमें एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि जो टॉप पोजीशंस हैं, वहां पर जो आईएएस क्वालिफाई होके आएंगे वो भी आने वाले वक्त में नहीं जा पाएंगे अगर ये व्यवस्था आगे लागू की जाती है। एक बात आपको समझना होगा, यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है कि आप जो पद दे रहे हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दे रहे हैं, सेक्रेटरी का नहीं दे रहे हैं। वो अंडर में रहेगा आईएएस की, वो उसकी रिपोर्टिंग आईएएस को ही होगी। लेकिन आप ये देखिए कि हर बार जितने भी आयोग बने, मैं अभी एक एक करके बताऊंगा उन आयोगों के बारे में, सारी बातें बताऊंगा कि जब आयोग बने तब ये कहा गया भाई, इसको नीति आयोग ने कहा कि होना चाहिए। पहले नीति आयोग में भर्तियां भी होंगी, फिर योजना आयोग ने भी कहा। आपको जान के हैरानी होगी कि पहली लेटरल एंट्री तो राजनीतिक तौर पर जानते किसकी हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अच्छा। 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार बनाए गए वो, और फिर बाद में 1972 में वो मुख्य सलाहकार बनाए गए वित्त मंत्रालय के। और ये पद ज्वाइंट सेक्रेटरी का होता है, इसलिए बनाए गए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए बनाए गए, उनको आर्थिक मामलों की जानकारी थी। और इस हर आयोग ने जितने सुझाव दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि ताकि बेहतर विभागों में काम हो सके। अब मुझे एक बात बताइए कि आप आईएएस बन गए या रोहन आईएएस बन गए, पीडब्ल्यूडी में हैं तो भी बहुत बड़े जानकार हैं आप योजना आयोग में जा रहे हैं तो भी बहुत बड़े जानकार हैं, आप स्वास्थ्य में जा रहे हैं तो भी बड़े जानकार हैं, तो सारे विभागों के अगर आपको ही जानकारी है। मेरा सवाल किसी के उसको लेकर नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि
अगर बाहर से 15 साल 20 लगभग मैक्सिमम 15 साल का अनुभव है, 7 से 15 साल लगभग है, तो अगर उनको अनुभव है वो आएंगे कुछ काम तो कर पाएंगे। नहीं, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल इसका देखना है तो सेवी देख लीजिए, वहां पर भी इसी तरीके से नियुक्ति है चेयरपर्सन की। तो अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो एक तरह से आईएएस का निजीकरण कर दिया जा रहा है। दूसरा, ठीक है कि ये परिस्थितियां रही हैं कि भाई जो एक्सपर्ट होते हैं उस विभाग में उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे आईएएस उसी तरीके से आते हैं और वो विभागों को दिया जाता है, उनको ऑलराउंडर माना जाता है। इस चीज की कमी पहले महसूस की जा रही थी, लेकिन वक्त बदला, उसके हिसाब से कहा जाए कि हर एक क्षेत्र से आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे आईआईटीएंस हो, चाहे मेडिकल फील्ड से आ रहे हो, चाहे दूसरे क्षेत्र से आ रहे हो। क्या ये तरीका नहीं अपनाया जा सकता था, जो तर्क अब तक दिया जा रहा है कि आईएएस के बीच में ही सुधार के तौर पर कोई ऐसा तरीका निकाला जाए या उसको स्पेशलाइजेशन किया जा सके कि आईएएस ही क्वालिफाई करके आए और उसका सब्जेक्ट या फिर उसकी दिशा वो होनी चाहिए। अगर बाहर से अपॉइंट करते हैं तो ये पहले तो समझिए कि ये 3 साल का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बढ़ जाएगा, जितनी नियुक्तियां होंगी क्यों जी। मैं सही हूं, 3 साल बिल्कुल, का contract बिल्कुल। है, उसके बाद शायद 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है, 5 साल का, 5 साल समझ परफॉर्मेंस बेसिस इससे पर। ज्यादा शायद काम नहीं नहीं है, है ना। अब आप जो बात आप कह रहे हैं मैं उसको और सरल भाषा में कहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर आईएएस बन जाता है तो उसको ऐसी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो पूरे करियर बिल्कुल, में हाँ। जी। ये तो पहली बात ये है कि अगर वो आईएएस बनता है तो पूरी जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकता। ये उसका फैसला है या सरकार का फैसला है कि वो कहाँ जाएगा। नहीं, पहली सरकार ही चीज- तय करेगी ना कि सरकार उसको तय कहाँ करेगी। काम करवाना है। लेकिन हाँ। सवाल ये है कि आप सोचिए कि एक व्यक्ति अपने पूरे कार्यकाल में ट्रांसफर का प्रावधान क्यों है, ताकि भ्रष्टाचार रुका रहे और बाकी चीजें बेहतर तरीके से हो सके। अब वो पूरे जीवन में अगर स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करेगा तो नतीजा आप अंदाजा नहीं तो नहीं वो- लगा सकते उसका क्या नहीं, होगा। ठीक है, वो उस फील्ड से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आईएएस बन गया तो आपके ऊपर तय होना है ना कि अगर उसको उस फील्ड में काम करवाना, नहीं तो फिर आप सेक्रेटरीट में बिठाइए, दूसरे काम करवाइए। तो फिर उसमें क्या? तो फिर वही बात नहीं है। तो फिर उसमें एक्सपर्ट तो मिल रहे हैं ना आपके पास, ऑप्शन बाहर से हायर करने की नहीं, आवश्यकता क्या है? सवाल इस बात का है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं काम करवाना तो दूसरे विभाग में भेज दीजिए। वो अभी भी हो रहा है ना, वो प्रक्रिया तो जिस ही है। विभाग में जाएगा फिर उसको हाँ। अगर जानकारी नहीं तो क्या काम कर नहीं, पाएगा। मसला वही है। जित कल मैं देख भी रहा था, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर जो थे, हाँ। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उनके अंडर हाँ। था। तो 2019 में भी उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया था और 2024 में भी उन्होंने जवाब दिया हाँ। इस मसले पर कि सरकार की कोशिश है कि आमतौर पर यूपीएससी जो भर्तियां करती हैं, तो जो भी अधिकारी हो तो एक तरह से जनरल, मतलब उनको सभी क्षेत्रों का हाँ, नॉलेज सभी रहता है। क्षेत्रों का कुछ लेकिन पूरा इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि स्पेशलाइज्ड लोगों को हाँ, लाया जा सके। अब फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल इंडिया मूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो आप इन लैटरल एंट्री के जरिए जो हाँ। जिन अधिकारियों की भर्ती आप करेंगे उच्च पदों पर, तो उनको उसी स्पेशल मिशन में लगाया जाएगा। ये नहीं कि बाकी सारी भारी भरकम चीजें उन पर जिम्मेदारियां नहीं दी जाएगी। इस स्पेशल मिशन पर आपको स्टिक करना पड़ेगा, उस पर काम करवाया जाएगा उनसे, है ना। तो सरकार की कोशिश यही है, जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया है, तो बेसिकली है। अब खैर अब- ये कहा जाए जी। कि प्रोडक्टिविटी या उस विभाग में बेहतर चीजों को जी। लेकर है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो आरक्षण का आरक्षण, कहा जी। जा रहा है। ये चाहे मोस्टली हमें लग रहा है कि विपक्ष के सारी पार्टियों ने इस बात को लेकर उठा दिया है कि भाई आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि आईएएस के तरीके जी, को ही जी, खत्म जी, कर जी, दिया जी। जाएगा। कुछ ये कह रहे हैं कि बड़े पदों पर जो जाने वाले, राहुल गांधी जैसे नेता कह रहे हैं कि बड़े पदों पर पहले भी एससी एसटी ओबीसी वाले नहीं जी। थे और अब तो उनको एक तरह से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जी। ये कितनी बात सच लग रही है? राहुल और विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि लैटरल एंट्री स्कीम के जरिए कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सकता है। सरकारी है ना? कर्मचारी नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी कर सकते हैं अच्छा। हालांकि, लेकिन केंद्र सरकार का नहीं। इसके ओके। अलावा प्राइवेट कंपनीज में उच्च पदों पर बैठे हाँ। जो लोग हैं वो, हाँ। या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या आरक्षण को इससे चोट पहुंचेगी? तो आपको पहले आरक्षण व्यवस्था समझना पड़ेगा। आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश में जो आरक्षण है वो 13 पॉइंट फॉर्मूले के तहत लागू होता है। अगर यूपीएससी में टोटल वैकेंसीज निकलती हैं 2500, तो उस पे तो आरक्षण लागू होता है। क्योंकि आप देख ले, फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी के आरक्षण 27% है, एससी के 15% है, तो उसके हिसाब से होता यह कि हर 4 पदों पर एक ओबीसी नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाएगा, हर 7 पदों पर एक एससी नियुक्त किया जाएगा। उसी तरह हर एसटी का भी वही सेम फॉर्मूले के तहत होता है। लेकिन यहाँ पर देखें आप क्या कि अलग अलग मंत्रालयों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है ना। तो अब अगर एक मंत्रालय के लिए 2 वैकेंसी निकली है तो उसमें ओबीसी आप कैसे adjust सेलेक्ट करेंगे? करोगे? क्योंकि बिल्कुल वो तो सही। 4 पदों पर नियुक्त होगा, है ना। उसी तरह अब एक मंत्रालय में 3 वैकेंसीज निकली है तो एससी कहाँ से आप वहां बैठाएंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो सवाल यही है, टोटल 45 पदों पर वैकेंसी और सभी अलग अलग मंत्रालयों के लिए। टोटल यूपीएससी के लिए अगर 45 एक ये रहता, तो ये जो विवाद की हाँ। जड़ पैदा हुई हाँ। है, अगर
क्या सरकार इसको जस्टिफाई कर ले जाएगी, समझा ले जाएगी लगता है? सरकार की तरफ से पिछले बार भी जवाब दिया गया है 2019 में, 2024 में भी राज्य सरकार राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री ने जवाब दिया है राज्यसभा में। अब देखिए, अब जिस तरह से विपक्ष बवाल काट रहा है, अब अखिलेश यादव कह रहे थे कि 2 अक्टूबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। तो अब सरकार इसे कैसे टैकल करती है। अब दूसरी चीज ये कि 2017 से ये मुद्दा उठते आ रहा है ना। स्कीम तो 2017 से 18 से ही लागू हो चुकी है। तब विपक्ष इतना मुखर नहीं हो रहा था, अब इतना मुखर इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है। और दूसरा, वोट बैंक की राजनीति यहाँ साफ तौर पर दिख रही है कि इन जो कास्ट का जिक्र किया जा रहा है, अगर इनके दिमाग में ये बात पहुंचाई जाती है तो आने वाले वक्त में फायदा, क्योंकि उनको विपक्ष को मालूम है। जीत, आप देखिए 24 के चुनाव में जिस तरह से जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया और जिस तरह से फायदा मिला इंडिया अलायंस को, तो आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं 2-3 चीजें और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आजाद भारत में जो प्रशासन की कार्यशैली है उसको लेकर के सवाल उठता रहा। जब 52 में ये बना तो उस वक्त भी एनपी गोरेवाल की रिपोर्ट आई और एनपी गोरेवाल की रिपोर्ट का नाम था लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन। इस रिपोर्ट में तमाम बातें कही गई लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। अब आते हैं उसके बाद 1952 में ही केंद्र ने प्रशासनिक सुधारों के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ पॉल एपिलबी की नियुक्ति की। उन्होंने भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का आवेदन एक रिपोर्ट दिया। उसमें भी तमाम सुधार की बात कही गई लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद आजादी के 19 वर्ष बाद 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना जिसने 1970 में अपनी रिपोर्ट दी और उनमें तमाम सुधारों की बात कही गई लेकिन उसको भी लागू नहीं किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि नया है ये कुछ। नया नहीं है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में स्पष्ट तौर पर आया जिसको सरकार ने तमाम समस्या आने की वजह से इसको खारिज कर दिया और सरकार इससे पीछे हट गई। फिर इसके बाद 2010 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट में इसकी प्रशंसा की गई लेकिन आगे बढ़ने में समस्या आई तो सरकार ने इसको भी रद्द कर दिया। अब उसके बाद सिविल सेवा के रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र अलग ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया और ये उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इन आईएएस अधिकारियों में कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी तो काम कर पाएंगे। तो वो योगेंद्र अलग ये कहते हैं कि इसका विस्तार करने की जरूरत है। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि अंतरिक्ष में, विज्ञान और तकनीक में, इसके अलावा तमाम विभागों में हम बाहर से लोगों की मदद लेते हैं तो इसलिए इसका विस्तार हम कर सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए। अमेरिका में स्थायी सिविल सर्वेंट और मिड करियर प्रोफेशनल्स का चलन है, वहां ऐसे लोगों की सेवा ली जाती है अमेरिका में। तो और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि भाई यहाँ भी हम इसकी सेवा ले सकते हैं और इसकी विस्तार करने की जरूरत है। और फिर मैं वहीं आता हूँ कि भाई ऐसी नियुक्तियां होती नहीं है। 71 में सबसे बड़ा उदाहरण खुद मनमोहन सिंह 72 में मनमोहन सिंह है। क्यों? क्योंकि वो काबिल व्यक्ति थे। नहीं, खैर विपक्ष के पास तो ये मुद्दा और बन उनकी चुका है। काबिलियत की वजह से उनकी नियुक्ति हुई थी आर्थिक मामलों को लेकर। उन्होंने इस चीज को प्रमाणित भी किया, बिल्कुल है ना, प्रमाणित किया। जब उसमें सुधार की जरूरत थी 92 का जिक्र किया जाता है, शायद मनमोहन सिंह ना होते तो वो परिस्थितियां टैकल ही नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अब सवाल है कि राजनीति होती रहती है और आगे भी होगी। चूंकि सेना में रिफॉर्म को लेकर जब बात आई, अग्निवीरों को लेकर तब भी बवाल हुआ था और अब इसको लेकर, चूंकि देखिए जातियों का मसला वैसे भी हिंदुस्तान में जब आता है तो ऐसी पार्टियां जो जातियों के आधार पर राजनीति करती रहती है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है और यहाँ पे तो खैर उस हिसाब से बहुत बड़ा मौका मिलता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बनाया रघुराम राजन को। और रघुराम राजन का भी जो पद था वो जीएस लेवल का था लेकिन वो आईएएस नहीं थे। तो ये होता रहा और 30-40 साल में बहुत बड़े बड़े पदों में नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन ये मामला ठीक रहा है, बुरा नहीं रहा है कभी भी। हाँ, लेकिन ये बात सही है, अब इसको अगर हम इसका राजनीतिकरण करने के लिए तो कर सकते हैं। कितना ये मुद्दा कितना उठ सकता है, क्या लगता है? ये मुद्दा बहुत बड़ा उठेगा और अभी आप लोगों ने 3 मिनट 4 मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि ये अगर किसी के जहन में बैठा दिया गया कि ये आरक्षण विरोधी है, तो ये काम खासकर सिविल सर्विस। अगर 2 तारीख को इतने बड़े पैमाने पर, मैं कई राजनीतिक पार्टियां खास करके यूपी में जो एक्टिव है 2-3 पार्टियां, वो सबकी तरफ से बयान है, नॉन बीजेपी। बिल्कुल। और उसमें यह जिक्र किया गया है कि इन लोगों का आरक्षण का हक मारा जा रहा। न सिर्फ ये बात बल्कि यहाँ तक कहा गया कि संविधान के अधिकार जो हैं उसको एक तरह से छीना जा रहा है। और ये आप सोचिए कि संविधान का जिक्र आया, जातिवाद का जिक्र आया, या फिर कहा जाए कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का जिक्र आया, तो जितने भी ऐसे समुदाय के लोग हैं या जो वाकई में अगर उनके दिमाग में ये बात चुनाव से पहले या आने वाले वक्त में फिट कर दी जाती कि ये तरीका अपनाया जा रहा है आपके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का,
तो ये एक चुनाव में नहीं, आने वाले वक्त में कई चुनाव में लेकिन ये असर संजय, यहाँ पड़ेगा। बीजेपी के सहयोगी दलों का क्या रिएक्शन रहता है, ये भी देखना है। सहयोगी दल अब तक नहीं बोले हैं। नहीं बोले हैं न जेडीयू बोली है, जी। इवन आप ये देखिए चौधरी साहब की पार्टी जो जी, यूपी की है उसने RLD, भी नहीं जी। बोला है, और दक्षिण भारत की तो खैर जी, छोड़ ही दीजिए, जी। लेकिन उत्तर भारत में जितनी पार्टियां साथ में हैं बिल्कुल। किसी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। तो क्या उनका समर्थन है, या उनको भी लग रहा है कि इससे बवाल मचने वाला है, शांति बना के रखिए, या फिर बाद बड़ा में वो सवाल है, परिस्थिति यहाँ, देखिए, तो ये कांग्रेस को जवाब मुझे लगता है कि सरकार दे लेगी। उसका जी। कारण ये है कि कांग्रेस के समय में हम्म, कई ऐसे लोग सेक्रेटरी स्तर तक जी। गए, ऊर्जा सेक्रेटरी बने। ये पद सेक्रेटरी का नहीं है, ऊर्जा सेक्रेटरी बने। नहीं, वो ऐसे बहुत सारे पद थे। मैं हाँ। आपको बताऊं कि तमाम प्राइवेट कंपनियों को लेकर के हम्म, ऐसे बहुत सारे नाम थे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित जी। पटेल भी लेटरल एंट्री से पद पर आए थे। उसी वक्त की बात जी। है। और अगर हम इंदिरा गांधी की सरकार की बात करें तो मंतोष सोंधी भी भारी उद्योग मंत्रालय में बड़े पद पर आए थे। और इसी तरीके से एनटीपीसी के संस्थापक चेयरमैन डीवी कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे। तो वो अनुभव एक काम आता है। सरकार तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जवाब बिल्कुल, दे लेगी। बिल्कुल। और ऐसे मैं नाम गिनाने हो तो कम से कम 25 नाम है। लेकिन यहाँ नहीं, खैर- दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो रिटायरमेंट तक ये चलेगा, नहीं, ऐसा है ना। नहीं, ये 3 साल के लिए होगा, रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, हाँ। और 2 साल परफॉर्मेंस बेसिस पर एक्सटेंड किया जा सकता हाँ। है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये है कि सरकार, मुझे लगता है कि सरकार इस पर कांग्रेस को तो जवाब दे लेगी। देश को समझा ले, देश जनता, को- हाँ, वो चुनौती थोड़ा- सरकार वो के थोड़ा सामने ही मुश्किल है। कि यूथ अभी कहीं- 2000 हाँ। अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं जो सीटें कमा गई हैं, हाँ। उसका नुकसान बीजेपी को आने वाले वक्त में इसका भी हो जी। सकता है। हम्म। इस संभावना से बिल्कुल इनकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो हाँ। विरोध उनका कारण ही ये विरोध करने का है। ये हम्म। दिखाना चाहते हैं कि सरकार आरक्षण के खिलाफ, और पहले हाँ। भी दिखाना जी, चाह रहे थे वो बिल्कुल। कि आरक्षण चुनाव में खत्म देखा कर देंगे। और क्या, लेकिन सवाल ये कि क्या 45 पदों से इस देश में अगर हम्म। ब्यूरोक्रेसी में 45 पद की नियुक्ति हो जाती है हम्म। तो क्या आरक्षण खत्म होने का खतरा है? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 45 पद से हो जाएगा? मैंने वही आपको बताया, 600-700 मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट जी। हर साल नियुक्त होते हैं, निगाह, 600 बिल्कुल। के आसपास। 45 पद तो दूर की बात है। मैंने वही आपको सिस्टम, टेक्निकल चीज जो है वो हमने समझा दिया। वो 13 पॉइंट सिस्टम के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है ना। लेकिन अभी इसमें क्या है, 45 पद है तो उसमें 13 पॉइंट सिस्टम लागू ही नहीं हो रहा है। नहीं, अब तो सवाल यही है कि जी। जैसे 5 साल की रिक्रूटमेंट है, 3 जी। साल अगर एक्सटेंड किया जाए तो जी। 2 साल, जी। उसके बाद भी ये प्रक्रिया होगी, तो पार्टियां तो यही कह रही है ना कि इन पदों पर फिर ये जो आईएएस अधिकारी यहाँ से चुन के जाएंगे, उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहेगी कि अगर वो हट रहे हैं, 5 साल कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो फिर उसके बाद नहीं, फिर तो उसी तरीके से किया केंद्रीय जाएगा। कर्मचारी कोई नहीं, इसमें यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड कोई भी नहीं जा सकता हाँ। इन पदों पर। नहीं जा ये लैटरल स्कीम अलग है। हम्म। लैटरल स्कीम में कोई भी उस केंद्रीय पोस्ट पे नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। नहीं, वो नहीं अलग जा होगा। सकता, वो बिल्कुल अलग है। तो ये थी, बाकी जैसा भी होगा हम जी। आपको अपडेट देते रहेंगे। जो राजनीतिक पार्टियों का रुख रहेगा, जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए और अपडेट के लिए आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। धन्यवाद।